हेलो एस्पिरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जिस चैनल पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह आपके 100% सफलता का दावा करता है? यदि नहीं, तो कुछ समय तक निरंतरता के साथ नियमित तौर पर वीडियो वॉच करते रहें और साथ ही अपने आप पर आत्मविश्वास रखें, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। मुसीबतें तो आती जाती रहती हैं, है ना? लेकिन सफलता के लिए जरूरी है आत्मविश्वास और भरोसा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। और चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी इस सीरीज को MCQs PYQs की यह बहुत ही शानदार सीरीज है। भारतीय संविधान से और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी से हर तरह के बढ़ने वाले हर सवाल, हर प्रश्न का यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। बहुत ही आसान और सरल शब्दों के माध्यम से। आपको कुछ भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। यदि आप इस चैनल पर निरंतरता के साथ वीडियो वॉच करेंगे और अपनी सहमति कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएंगे तो आप कुछ समय बाद नतीजा खुद ही देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए बढ़ते हैं आगे। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? विकल्प है 1946, 1947, 1950 या फिर 1949। तो एज वी नो दैट संविधान सभा का गठन होता है 9 दिसंबर 1946 को, राइट? तो इसीलिए विकल्प यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अध्यक्ष स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी तौर पर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अंगीकार किया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 9 दिसंबर 1946। तो हम सब जानते हैं कि संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। विद एक्सप्लेनेशन। देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में ही कांग्रेस ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था 26 जनवरी को, राइट? या 26 नवंबर को। यहीं से कंफ्यूजन होता है अक्सर एग्जाम में। तो 26 नवंबर को यानी कि 26 नवंबर 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, इसीलिए इसी दिन यानी कि 26 नवंबर को ही क्या किया, संविधान को अंगीकृत किया गया। तो इस कंफ्यूजन से आपने बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, भारत का संविधान किस देश से संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम ग्रहण करता है? विकल्प है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर रूस। तो सही उत्तर होगा कनाडा। जो संघीय व्यवस्था ली गई है वह कनाडा के संविधान से ली गई है, राइट? क्योंकि क्या है, संघ अर्थात जो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, विभाजन है, वो किस तरह से होना चाहिए, है ना, क्या क्या उसकी पॉलिसीज रहेंगे, रूल रहेंगे, वह सब संघीय व्यवस्था के अंदर आता है और यह कनाडा के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? द राइट आंसर विल बी अमेरिका, विकल्प बी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक जो पुनरावलोकन की प्रवृत्ति है, जुडिशियल रिव्यू है, उसकी अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो कौन सी अवधारणा किस संविधान से ली गई है, यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे आपको यहीं पर मिलेंगे, राइट? वीडियो पे आप बस वॉच करते रहें ध्यान से
और आपको सभी प्रश्नों के समाधान यहीं पर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है? आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18, या फिर अनुच्छेद 19 से 22, या अनुच्छेद 32। ठीक, यहां पर पूछा है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, तो 14 से 18 यानी कि संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक, इसमें हमें क्या मिलता है, जैसे कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, राइट, मतलब वी आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ कानून। ठीक है, छुआछूत इस तरह की, या फिर जो उपाधियों से विभूषित सम्मानित किया जाता है, तो वो सब इक्वलिटी के आधार पर किया जाएगा। तो यह आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 6 देखिए, मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं संविधान में कब जोड़े गए? विकल्प है 1950, 1976, 1962, या फिर 1982। तो सही उत्तर होगा 1976। जी हाँ, 1976 में एक्चुअली कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था? 42। ठीक है, 42वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। ठीक, और प्रारंभ में ये मौलिक कर्तव्य 10 थे, बाद में 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, कब? 2002 में, तो फिर एक और जोड़ा गया था इसमें कर्तव्य। ठीक है, ड्यूटीज जो थी, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अब इस तरह से आज के समय में हम देखते हैं कि कुल हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11। ठीक, तो कब कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था, ये आपको तथ्य सहित यहाँ पर वर्णन मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगा सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, या फिर सभी पर? तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछा है, तो देखिए यहाँ पर होगा उत्तर डी, यानी कि सभी पर। ये दिए गए जो हमारे सामने विकल्प हैं, अनुच्छेद 352, 56 और 60, इन सभी पर राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल हमारा अनुच्छेद 352 के तहत, राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं वह अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360 के तहत। ओके, हम थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएंगे भी, ताकि हम 100 प्रश्नों को अभी के अभी सॉल्व कर पाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? क्या संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास है? मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार, तो यह अधिकार है हमारे राष्ट्रपति के पास। ठीक, क्योंकि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित भी कर सकता है। इसीलिए भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर है, लचीला है, कठोर व लचीला दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। हमारा जो भारतीय संविधान है वह कठोर व लचीला दोनों तरह का संविधान है। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखिए संविधान में कुछ संशोधन तो इजी होते हैं, आसान होते हैं करना, लेकिन कुछ संवैधानिक संशोधन बड़े टफ होते हैं, कठिन होते हैं। इसीलिए यह मिला जुला, यानी कि मिला जुला रूप है, कठोर भी और लचीला भी। आगे बढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में देखा गया है या घोषित किया गया है? विकल्प है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर होगा। संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें हमारे भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है, और ये कब किया गया है, प्रियम्बल में कब जोड़ा गया? देखिए, जब
1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो उसमें प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में सम्मिलित हैं? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5? तो नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णित है, लेकिन कौन से भाग में है? भाग 4 में। तो विकल्प सी यहां पर सही उत्तर होगा। राइट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय में संविधान का रक्षक बनाता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 124 या फिर आर्टिकल 143? तो यहां पर विकल्प ए सही उत्तर होगा। जो 32वां आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ठीक है, इस आर्टिकल को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। इसीलिए संविधान का ये 32 जो अनुच्छेद है, यह सर्वोच्च न्यायालय में संविधान का रक्षक सिद्ध होता है। याद रखना है आपने। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो देखिए, लोकसभा या फिर राज्यसभा या राष्ट्रपति या फिर विधानसभा? तो संसद, हमारी संसद, उसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यहां पर पूछा है उच्च सदन के बारे में, तो उच्च सदन यहां पर राज्यसभा होगा। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। क्योंकि देखिए व्याख्या में, क्योंकि देखिए राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निचला सदन है। ठीक है, और लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को प्रौढ़ लोगों का सदन कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो भंग नहीं होता, इसीलिए इसे प्रौढ़ लोगों का सदन भी कहते हैं। ठीक, और ये जो लोकसभा है, इसे यंग लोगों का, यानी कि जवान लोगों का सदन भी कहा जाता है इसे। तो ध्यान रखना है ऐसी बातें अपनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विकल्प है 245, 250, 260 या फिर 275। तो ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा में 250 यानी कि 250 के आसपास सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारी राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 245। ठीक है, 245। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 545, 552, 560 या फिर 600 के आसपास। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552। ठीक है, विकल्प बी यहां पर सही उत्तर होगा। लेकिन इसमें से जो 530 होंगे वो राज्य से होंगे और 20 जो होंगे वो केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। यू कैन सी हियर। ठीक, यहां पर 552 अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा के सदस्यों की, लेकिन 530 राज्य से होंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। हालांकि अब ये प्रावधान कैंसिल हो गया है। जो एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे वह अब नहीं होता। राइट, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैसे हटा सकते हैं राष्ट्रपति को उसके पद से? देखिए, आर्टिकल 370 या फिर इम्पीचमेंट लगा के, या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करके, या न्यायिक पुनरावलोकन। तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड महाभियोग। ठीक, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या फिर 5 प्रकार का? तो राष्ट्रपति आपातकाल हमने अभी देखा पीछे 3 तरह का होता है। ठीक है, 352, 356 और 360, ये 3 तरह के आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है, घोषित कर सकता है। ठीक,
आगे देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? संविधान का उल्लंघन होने पर, या फिर राज्य की विफलता पर, या फिर युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह होने पर, या फिर वित्तीय संकट पर, वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, जब किसी तरह की युद्ध होने की संभावना होती है, बाहरी आक्रमण होने की संभावना होती है, या आंतरिक अशांति या विद्रोह उत्पन्न होने की स्थिति होती है, तब जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, विकल्प बी सही उत्तर होगा। क्योंकि देखिए, राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है, यदि वही विफल हो जाएगी तब जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 352, 356, 360 या फिर 370। ठीक, तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अभी तक किसी भी तरह का वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है हमारे देश में। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक किसी भी तरह का वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। चलिए, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 70, 370। तो संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32, यानी कि आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 को। क्यों कहा जाता है भाई? डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता है ना, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 32 में किस चीज का वर्णन किया गया है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ साथ अपनी तैयारी भी चेक करते रहिएगा, बिकॉज टीजीटी कमीशन, अपकमिंग कमीशन जो है अभी 2025 आने को है, 2-3 मंथ में किसी भी वक्त यह हो सकता है। तो ये रिवीजन के तौर पर आप इन क्लासेस को देखिए और अपने रिवीजन के साथ साथ अपनी तैयारी को परखिए कि इनमें से आपके कितने प्रश्न बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल प्रश्न को सुनते ही आपके माइंड में एकदम से आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है? कठोर व लचीला तो दोनों तरह का है, कठोर व लचीला। क्यों है? क्योंकि कुछ संशोधन करना इसमें आसान होता है, कुछ डिफिकल्ट रहता है। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था भारत ने किस देश से ली है? संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, तो अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से या फिर आयरलैंड से? तो ब्रिटेन से हमारे भारत देश ने संसदीय शासन प्रणाली को लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। राइट, नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या फिर आयरलैंड? तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है। नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया? नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाग। तो ये क्या आयरलैंड से लिए गए हैं, कनाडा से, ब्रिटेन से या फिर रूस से? तो नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो हम जानते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। विकल्प सी सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय जो संविधान सभा गठित की गई थी उसके कानूनी सलाहकार कौन थे? क्या BN राव थे, या HV कामत थे, पंडित नेहरू थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे? तो VN राव जी ने संविधान सभा के कानूनी सलाहकार की क्या किया था? भूमिका निभाई थी। विकल्प ए सही उत्तर। आगे बढ़िए। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे?
ठीक, तो देखिए 389, 395, 552 या 299, तो उस समय थे 389 ओके सदस्य। लेकिन देश जब विभाजित हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो इसमें रह गए फिर कुल 299 सदस्य ही। ओके, क्योंकि आधे पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गए और इनमें से बचे कितने 299। याद रखना है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? क्या संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, या फिर प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय? तो आप सभी जानते हैं जब राष्ट्रपति आपातकाल जैसी स्थिति घोषित करता है तो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो जाता है ना। तो इसीलिए मौलिक अधिकारों को हनन करने का या निलंबित करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है। आगे बढ़िए, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? कितने ही तरह से यह प्रश्न पूछा जाता है और कितनी बार पूछा जाता है। देखिए 26 जनवरी 1950। ठीक, आगे बढ़ेंगे, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग कहा गया है। पहले ही जब आप संविधान के आर्टिकल पढ़ने लगते हैं तो जो फर्स्ट आर्टिकल है उसी में क्या कहता है? फर्स्ट आर्टिकल कि भारत क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, तो याद रखना है आपने। भारत का राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर रूस? तो जो राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत हैं, वह आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये तो आप समझते ही होंगे, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। क्या 42वें संविधान के तहत, संवैधानिक संशोधन के तहत, या फिर 44वें, या फिर 61वें, या फिर 52वें? तो देखिए, जो मतदान करने का अधिकार 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था, तो वह किया गया था 1988 में जो 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था यह? 1988 में, 1988 में। ओके, तो इससे क्या गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु। आगे बढ़ते ही, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जी नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली, नॉट मुंबई, नॉट चेन्नई, नॉट कोलकाता, बल्कि न्यू दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62, 65 या फिर 70? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु है 65 वर्ष। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताना है। क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो एक राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। राज्यपाल की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित? तो एक राज्यपाल की जो कार्यकाल अवधि होती है वह होती है 5 वर्ष। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर। हालांकि राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन वैसे 5 वर्ष है। चलिए, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? क्या राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा अध्यक्ष? प्रश्न को ध्यान से समझना है। भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख पूछा है, तो प्रधानमंत्री जी। विकल्प बी सही उत्तर। प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से,
क्या राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा या फिर राज्यसभा? तो देखिए जो मंत्री परिषद है ना, वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और लोकसभा संसद का कैसा सदन है, उच्च सदन है या निम्न सदन है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल पूछा है, क्या 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक, विकल्प बी सही उत्तर। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये सही है या फिर गलत है? इस तरह का जो भारत के लिए संबोधन किया जाता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबाई लिखित संविधान है, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो जितने भी तरह के आर्टिकल हैं, है ना, आर्टिकल, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत अधिक होने की वजह से ही भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर धार्मिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अधिकार केवल सिर्फ भारत के, वैसे तो भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, लेकिन जो अधिकार, जो राइट भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो कौन सा है? तो वो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे तो भारत में कितने ही तरह के लोग रहते हैं, देखो बाहर के देशों के लोग भी आते हैं, है ना, रहते हैं, उनको जीवन जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। कई धर्मों के लोग यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी उसे ही जो क्या होगा, इंडियन सिटीजन होगा, भारतीय नागरिक होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान की मूल संरचना यानी कि मूल सिद्धांत किस मामले से जुड़ा हुआ है? गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य से, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से, मिनर्वा मिल्स मामले से या फिर शंकर प्रसाद मामले से? तो संविधान की मूल संरचना है वह जुड़ी हुई है केशवानंद भारती मामले से। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। ये मामला कब आया था देखने में? 1973 में। ठीक, केशवानंद भारती मामला ये भारतीय संविधान की मूल संरचना को पेश करता है, उससे जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में स्थान मिला है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची? तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। ठीक है, 11वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग हमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। और जो 1992 को संवैधानिक संशोधन हुआ था, कितनवां? 73वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ेंगे। नगर निकायों यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटीज रहती है उनका प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में देखने को मिलता है? 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो 12वीं अनुसूची में म्यूनिसिपैलिटीज का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और यह भी हम देखते हैं कि 92 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, नगर निकायों को भी संविधान के अंतर्गत जगह दी गई। आगे बढ़ेंगे। भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में देखने को मिलते हैं? भाग 17, भाग 9, भाग 5 या फिर भाग 3? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। संविधान के भाग 17 में क्या है? भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा तो हिंदी है ना। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू नहीं है, हिंदी। और किस शैली में? देवनागरी लिपि में लिखी हुई है ना, देवनागरी लिपि में लिखी हुई
याद रखना है आपने। तो हिंदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? कितने वर्षों के लिए वित्त आयोग को गठित किया जाता है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो वित्त आयोग को 5 वर्षों के लिए गठित किया जाता है। विकल्प बी सही उत्तर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? संसद करती है या फिर राष्ट्रपति करता है या फिर प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री? तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं जो लेखा प्रेक्षक होते हैं कैग, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अधिकतम कितने आयुक्त हो सकते हैं? जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें एक तो मुखिया होता है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन उससे अधिक और कितने आयुक्त हो सकते हैं? विकल्प है 2, 3, 4 या फिर 5। तो ज्यादा से ज्यादा 3, ठीक है। विकल्प बी सही। मुख्य चुनाव आयुक्त और अधिकतम 3 हो सकते हैं। विकल्प बी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन देखने को मिलता है? ठीक, 8वीं अनुसूची में, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? तो संविधान की अनुसूची 10वीं में हमें दल बदल का प्रावधान देखने को मिलता है, ठीक है, 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची यानी कि कब? 1985 में 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, तभी दल बदल जैसा कानून यहाँ पर बनाया गया है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन बताना है। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 338, 342 या फिर 335? तो देखिए, SC ST इनके आयोग का गठन हमें मिलता है 338 अनुच्छेद के अंतर्गत। ओके, विकल्प बी सही उत्तर। आर्टिकल 338 के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन किया गया है। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो देखिए, विकल्प है 1962, 1965, 1971 या 1975। तो भारत में पहली बार आपातकाल लगा था 1962 में, भारत चीन जब युद्ध हुआ था, ठीक है। भारत चीन युद्ध के अकॉर्डिंग दौरान, ठीक है ना, पहली बार 1962 में आपातकाल लगाया गया था। राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन करता है? केवल संसद करती है, केवल राज्य विधानमंडल करता है, निर्वाचक मंडल यानी कि जिसमें संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री करता है? तो राष्ट्रपति पद का चुनाव करता है निर्वाचक मंडल, यानी कि जिसमें संसद भी और राज्य विधानसभा भी मिक्स रूप से। विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है भाई? फिर राष्ट्रपति का तो निर्वाचक मंडल करता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो देखिए, संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विकल्प सी सही उत्तर। दोनों सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 58, उपराष्ट्रपति का पद छोड़ने पर वह किस पद का पदेन अध्यक्ष बनता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, संसद का या फिर निर्वाचन आयोग का? तो देखिए, जब उपराष्ट्रपति पद छोड़ देता है ना, तब वह राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि पदेन अध्यक्ष कहलाता है, राज्यसभा का। ठीक, विकल्प बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1990, 1991, 1993 या फिर 1995। तो 1993 में राष्ट्रीय मूल अधिकार आयोग की
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1993 में। आगे बढ़ेंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या फिर 9 दिसंबर। 26 और 9 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को। संविधान की कौन सी धारा आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? विकल्प है भाग 12, भाग 15, भाग 18 या फिर भाग 19। तो देखिए विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। संविधान की आपातकालीन जो प्रावधान दिए गए हैं, किसमें दिए गए हैं? वो आर्टिकल 352 से, ठीक है, 352 से लेकर 360 तक हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए वहाँ है भाग 18 में दर्ज आपातकालीन प्रावधान। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका का प्रमुख होता है? नाम मात्र यानी कि सांकेतिक, या फिर वास्तविक, या फिर वास्तविक और सांकेतिक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, वह नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, क्योंकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। तो इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र होता है कार्यपालिका का। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रकार की कार्यपालिका का प्रमुख होता है? देखिए, वास्तविक, नाम मात्र, सांकेतिक या फिर सीमित। तो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है कार्यपालिका का, ठीक, विकल्प ही सही उत्तर। चलिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर कोई वर्ष नियमित नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, विकल्प बी सही उत्तर। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित हो सकते हैं? 31, 34, 36 या फिर 40। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय, वहां पर मैक्सिमम एक तो मुख्य न्यायाधीश रहेगा, उसके अलावा 34, ठीक, 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष, 35 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी हो सकती है या कितनी होती है? 60 वर्ष की आयु में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या फिर 62 या फिर 65 या 70। तो मैक्सिमम जो है एज क्राइटेरिया वो 62 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 40, 42, 44 या फिर 48। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 44 में देखने को मिलता है, ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। और यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, यूनियन सिविल कोड का जो मामला है, ठीक है, तो 44 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 90, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29 या फिर आर्टिकल 30। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल बी 21A, है ना। क्योंकि देखिए 2002 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, ठीक है, 6वां संवैधानिक संशोधन 86, ठीक, उसमें यह जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21A में। ओके, तो आपने याद रखना है। किस संशोधन से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? महत्वपूर्ण प्रश्न। किस संशोधन से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? 42वां, 61वां संवैधानिक संशोधन, 73वां या 86वां?
तो अभी हमने देखा 2002 में जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उस संशोधन के तहत जो शिक्षा का अधिकार था उसे फिर मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार बना दिया गया। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? लिस्ट कितनी हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं, बताना है। तो भारतीय संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं। ठीक है, 3 टाइप ऑफ लिस्ट हैं। राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने याद रखना है। मतलब इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। आज यह पिटारा 100 प्रश्नों का है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण, आप इस पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर सब आपको क्लैरिफिकेशन देखने को मिलेगी। वहाँ पर डाली गई जो पोस्ट है उसमें आप पढ़ लीजिएगा कि संविधान से कितनी तरह के प्रमुख टॉपिक बनते हैं और होते हैं और उनसे कितनी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्न को तोड़ के, मतलब कोई बड़ा लेंथी प्रश्न है उसको भी छोटे टुकड़ों में तोड़ के मैंने आपके समक्ष रखा है प्रश्न बना के, और जो बहुत ही छोटा प्रश्न है उसको उसी रूप में, इजीली रूप में आपके सामने रखा है। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप बस निरंतरता के साथ और नियमितीकरण के साथ क्लासेस देखते जाइए, उन्हें सुनते जाइए, अंडरस्टैंड करते जाइए, प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। बस अब रिवीजन का समय है। जितना पढ़ना था, जितना रट्टा लगाना था वो लगा दिया, लेकिन अभी भी आप रट्टा लगा के या बार बार वीडियो सुन के देख के बचे हुए प्रश्नों को समझ सकते हैं और इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, ज़्यादा बातें ना करते हुए। राज्य सूची में शिक्षा कब से शामिल है? तो राज्य सूची में जो शिक्षा शामिल है वह 1976 से शामिल है। ठीक है, शिक्षा राज्य सूची में थी, हालांकि आजकल वह राज्य सूची में नहीं है शिक्षा का जो विषय है। तो लेकिन जब 1976 में क्या हुआ था, 1976 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था ना, ठीक है, 42वां संवैधानिक संशोधन, उसमें क्या गया था, राज्य सूची से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, समवर्ती सूची में डाला गया था। तो आपने याद रखना है कब डाला गया था। 1973 में 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो उस समय। हालांकि उससे पहले जो है शिक्षा राज्य सूची में थी, शिक्षा विषय जो था। आगे बढ़ेंगे। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब संविधान में संशोधन भी हो सकते हैं, है ना, थोड़ी बहुत कमियों को दूर किया जा सकता है, नए प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इस तरह की बातों का जो संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद में दर्ज है, लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368। ठीक है, ये संवैधानिक संशोधन व्यवस्था से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो इसमें तो ज़्यादा विकल्प पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है ना, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया गया? 2014 में, 2017 में, 2019 या 2021? तो 5 अगस्त 2019 को। ठीक, 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया? आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया। ओके, वर्तमान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था किससे संबंधित है? नगर निकाय से, पंचायती राज से, शिक्षा के अधिकार से या फिर न्यायपालिका के सुधार से? जो 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, हालांकि यह लागू 1993 से हुआ था। ठीक है, तो इसमें पंचायत राज का जिक्र हमें देखने को मिलता है, पंचायती राज व्यवस्था का। ओके, तो कब? 73वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, पंचायत राज से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 77वां देखिए कि 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में ही हुआ था, ठीक है,
ये 1992 में ही हुआ था, 93 से लागू हुआ था। किससे संबंधित है? 33वां संशोधन, 34वां संवैधानिक संशोधन, ये सारे के सारे 1992 में ही पारित किए गए थे, लेकिन लागू 1993 से हुए थे, एज आई सेड ऑलरेडी। एंड तो 14वां जो संवैधानिक संशोधन था, यह था नगर निकाय, जो नगर पालिकाएं होती हैं उनसे संबंधित। ठीक है। और पीछे वाला 33वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित था? अभी हमने देखा, तो वो पंचायती राज से था। ठीक है, पंचायत व्यवस्था से था। लेकिन 14वां नगर निकाय से संबंधित है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 78, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर किस प्रकार का राज्य बना? पूर्ण राज्य बना, केंद्र शासित प्रदेश बना, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, या फिर उपराज्य? तो देखिए, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर JNK प्लस लद्दाख, यानी कि लद्दाख से अलग, राइट। तो इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। धारा 375 किससे संबंधित है? अपराध दंड संहिता से, संविधान संशोधन से, दंड संहिता यानी कि IPC की धारा, बलात्कार की परिभाषा से, या फिर वित्तीय नियम से? तो जो धारा 375 है वह भारतीय दंड संहिता से संबंधित है। ठीक है, बलात्कार की परिभाषा जिसमें दी गई है। तो विकल्प C आपने ध्यान रखना है। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के चुनाव भारत में कब? 1947 से 48 में तो नहीं हुए थे, 49-50 में भी नहीं हुए थे, 1955-56 में भी नहीं हुए थे, तो 1951 से 52, ठीक है, इसके बीच भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे। विकल्प C सही उत्तर। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? TN शेनन जी? नहीं। राजेंद्र प्रसाद भी नहीं, KR नारायण भी नहीं। तो बचे कौन? सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से? तो नहीं है। शिक्षा के अधिकार से भी नहीं है, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से भी नहीं है। तो अनुच्छेद 17 संबंधित है आपकी अस्पृश्यता के अंत से संबंधित। विकल्प B। ठीक, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से? यस। समानता के नहीं, शिक्षा का नहीं, मौलिक कर्तव्य का नहीं। आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि समानता का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है, और शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल से, और मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल से। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 19 यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। विकल्प B सही उत्तर। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है भाई? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 21 में देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका बड़ी बारीकी से जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। चलिए, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? सारे जितने भी आर्टिकल हैं अधिकारों से संबंधित, तो सारे के सारे आपके छोटे टुकड़ों में, छोटे प्रश्नों में आपके सामने हैं। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है डॉक्टर अंबेडकर जी ने, है ना। डॉक्टर अंबेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता, शिल्पकार कहे जाते हैं। तो 32 किससे संबंधित है? संसद के विशेषाधिकार का वर्णन तो नहीं मिलता, चुनाव आयोग का भी नहीं मिलता, वित्तीय आपातकाल का भी नहीं मिलता। अब सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से, इसीलिए इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा डॉक्टर अंबेडकर जी ने, क्योंकि आर्टिकल 32 हमें ये बताता है कि हम अपने अधिकार के चलते, अधिकारों के चलते सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं, यदि हमें निम्न न्यायालयों में कोई भी आश्वासन नहीं मिला या कोई भी न्याय नहीं मिला तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 86 किस अनुच्छेद में
राष्ट्रपति को क्षमा याचिका का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 76? तो जो राष्ट्रपति को क्षमा याचिका का अधिकार प्राप्त है वो आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा याचिका का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संविधान की नवम अनुसूची, 9th जो शेड्यूल है वह किससे संबंधित है? पंचायत राज व्यवस्था से, भूमि सुधार और कानून से, शिक्षा से या फिर चुनाव से? तो संविधान की 9वीं अनुसूची में आपको मिलेगा भूमि सुधार और कानून का वर्णन। ओके, आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक यानी मनी बिल से, बजट से, संवैधानिक संशोधन से या फिर आपातकाल? तो अनुच्छेद जो 110 है, आर्टिकल 110, वह आपके मनी बिल से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से, पंचायती राज से, चुनाव आयोग से या फिर न्यायपालिका से? तो अनुच्छेद 243 का संबंध है पंचायती राज से। ओके, विकल्प बी यहां पर सही उत्तर। भारत के संविधान में कुल कितने भाग, कितने पार्ट्स हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में तो 25 भाग हैं हमारे संविधान के। ठीक है, 25, विकल्प सी सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे। संविधान की वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? शेड्यूल कितनी हैं? भाग तो 25 हो गए, अब अनुसूचियां बताना है। तो भाई 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, है ना। आपसे सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जब संविधान बना था तो तब उसमें कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने अनुच्छेद थे, आपने बताना है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, ठीक है, यह भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में पैसे से संबंधित विधेयक जो होता है मनी बिल, उसे कौन पेश कर सकता है? क्या राष्ट्रपति? जी नहीं, राष्ट्रपति तो मनी बिल को पेश नहीं करता। क्या लोकसभा के सदस्य जो गैर मंत्री होते हैं, या फिर केवल वित्त मंत्री, या फिर राज्यसभा? राज्यसभा भी नहीं कर सकती। तो जो मनी बिल होता है ना, उसे केवल वित्त मंत्री ही पेश कर सकते हैं। ओके, विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से, वित्त आयोग से या फिर यूपीएससी से या फिर न्यायपालिका से? ना वित्त आयोग से, ना यूपीएससी से, ना न्यायपालिका से, बल्कि अनुच्छेद 324 संबंधित है निर्वाचन आयोग से। ओके, विकल्प सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 280 280 किससे संबंधित है? तो ये सभी तो हम अच्छे से जानते हैं, वित्त आयोग से संबंधित है ना। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट। यूपीएससी की परीक्षा सबसे महान और कठिन टफ परीक्षा मानी जाती है आज के समय में। तो बताना है कि यूपीएससी का जिक्र किस अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 335 में तो नहीं मिलता, 325 में भी नहीं, और 320 में भी नहीं। तो बचा कौन? 315। आर्टिकल 315 में हमें क्या मिलता है? यूपीएससी का यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है? अनुच्छेद 85 नहीं, 86 भी नहीं, 90 भी नहीं। तो बचा कौन? अनुच्छेद 87 अनुच्छेद 87, ये राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है। ठीक है, यह सब वर्णन हमें बताता है। आगे बढ़ेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किए गए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2010 में तो नहीं किए गए, 2012 में भी नहीं, 2014 में भी नहीं। बचा कौन? 2013। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त जैसे अधिनियम पारित किए गए 2013 में। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान लिखने में कितने दिन लगे?
बताइए भाई। बहुत ही इजी और बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान लिखने में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या फिर 2 वर्ष 10 माह 20 दिन, या फिर 3 वर्ष 1 माह 10 दिन, या फिर 1 वर्ष 11 माह 15 दिन? तो सही उत्तर विकल्प ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लिखा गया हमारा संविधान, जो दुनिया का सबसे विस्तृत यानी लंबा और लचीला और कठोर तो दोनों तरह का है ही, और लिखित संविधान है। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा अपनाई गई थी? ब्रिटिश संसद के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या सर्वोच्च न्यायालय? तो ये सभी बातें तो बाद में आती हैं। संविधान सभा के द्वारा, है ना, विकल्प बी सही उत्तर। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपनाई गई थी। ओके, आज की इस सीरीज का लास्ट एमसीक्यू देखिए, भारतीय संविधान को किस प्रकार का माना जाता है? भारतीय संविधान किस तरह का है? इकाईगत है, या फिर संघीय है, या संघात्मक लक्षणों वाला संघीय है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर छोड़ती हूं मैं आप सब पे। आप सब बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि आखिर भारतीय संविधान किस प्रकार का है? इकाईगत है, सिर्फ संघीय है, या संघात्मक लक्षणों वाला संघीय संविधान है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और शॉर्ट वीडियो को भी चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई है, तो उन्हें भी आप अपना प्यार दीजिएगा। और एक बार पुनः मैं आप सभी से यह अनुरोध करूंगी कि आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे।